तो दोस्तों आज की क्लास में हम संविधान से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन समितियों का निर्माण हुआ था अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग जिम्मेदारी संविधान की अलग अलग समिति को दिया गया था। ठीक है कि आप इस जिम्मेदारी को कंप्लीट करोगे, आप इस जिम्मेदारी को कंप्लीट करोगे। और हर एक समिति में कुछ सदस्य होते थे और उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, कुल 22 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 22 समितियों का निर्माण हुआ था, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं जिसे आप मेजर समिति कह सकते हैं। प्रमुख 8 समितियां थीं और 14 समितियां थीं जो लघु समितियां थीं, यानी कि माइनर समितियां। लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मत सोचिएगा कि हमें मेजर समितियों को ही पढ़ना है, यानी जो मेजर कमेटीज हैं उन्हीं को पढ़ना है या माइनर को नहीं पढ़ना है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही समितियां इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये संविधान बनाने के लिए मेजर समितियां और माइनर समितियों का अलग अलग कार्य था, बट एग्जाम में इक्वली दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों ही समितियां अच्छे से पढ़नी है। चलिए, तो हमने बताया कि 22 समितियां थी, 8 बड़ी और 14 छोटी। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी दोस्तों वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा समिति, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। इसका कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप यानी कि संविधान की रूपरेखा तैयार करना। संविधान की रूपरेखा तैयार करना। अब जैसे आप घर देखो, घर बनता है, मकान जब बनता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा काम क्या होता है? उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, जिसमें आप नक्शा हो गया, फिर नक्शा के बाद पूरे पिलर भरे गए, बीम डाली गई, ठीक है, कॉलम बनाए गए। और बाद में रहता है चुनाई का काम, जो कि आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ा काम होता है स्ट्रक्चर तैयार करना, उसकी पूरी रूपरेखा कि हमारा संविधान कैसे बनेगा। तो ये कार्य दिया गया किसको? प्रारूप समिति को। ठीक है, और प्रारूप समिति, आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर समझाऊं तो पहली बार प्रारूप समिति में जो प्रारूप बनाने का यानी मसौदा बनाने का कार्य मिला था, वो मिला था बीएन राव को। किसको? बीएन राव। बीएन राव साहब थे। बीएन राव ने पहली बार मसौदा बनाकर तैयार किया था। पहली पहली बार मसौदा तैयार किया था संविधान का। मसौदा पहली बार किसने तैयार किया था? बीएन राव ने। परंतु इस मसौदे को रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो बीएन राव साहब थे जिन्होंने पहली बार प्रयास किया था क्या बनाने का? संविधान का मसौदा बनाने का। और ये 60 देशों का, 60 कंट्रीज का संविधान पढ़ा था इन्होंने। 60 कंट्रीज का संविधान पढ़कर इन्होंने मसौदा तैयार किया था, लेकिन उस मसौदे को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तब दूसरी बार फिर मसौदा समिति बनाई गई, एक प्रारूप समिति बनाई गई। ठीक है, अच्छा, बीएन राव साहब कौन थे तो समझ लेते हैं शॉर्टकट में। ये थे संविधान सभा के सांविधिक सलाहकार। सांविधिक सलाहकार। तो हमारी सांविधिक सलाहकार थे, सलाहकार थे। ठीक है, तो बीएन राव सांविधिक सलाहकार थे। इन्होंने ही पहली बार मसौदा बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब एक प्रारूप समिति यानी कि एक मसौदा समिति बनी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ और इसमें कुल जो सदस्य थे दोस्तों, इसमें कुल 7 सदस्य चुने गए। कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है सवाल कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब थे। तो सदस्य इंक्लूडिंग अध्यक्ष 7 लोग थे, समझ लीजिए, अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य थे। तो अगर सवाल पूछता है कुल कितने सदस्य थे, तो 6 मत करिएगा, 7, क्योंकि अध्यक्ष भी उस समिति का क्या होंगे? एक सदस्य होंगे। ठीक है, कौन कौन थे? कई बार यह भी सवाल पूछ लेता है, क्योंकि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। ठीक है, तो सदस्यों के नाम समझना भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो पहला थे अध्यक्ष जो थे, तो अध्यक्ष बता दिया कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर साहब, बी आर अम्बेडकर जी।
ठीक है। दूसरे अध्यक्ष थे एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी। अयंगर। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा नाम था मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। चौथे थे बी एल मित्र। वी एल मित्र। बाद में स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था। स्वास्थ्य के कारण वीएल मित्र की जगह पे एन माधव राव को लिया गया। एन माधव राव को लिया गया। एन माधव राव को लिया गया। ठीक है। पांचवें थे डीपी खेतान। डीपी खेतान। डीपी खेतान। पांचवें थे डीपी खेतान। ठीक है। डीपी खेतान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात डीपी खेतान की जगह पे लिए गए टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। ठीक है। छठे थे अल्लादी। अल्लादी कृष्णा स्वामी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर। और सातवें थे के एम मुंशी। के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी। ठीक है। तो दोस्तों ये सात नाम थे अध्यक्ष को मिलाकर। तो ध्यान रखना है कि इसमें चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समिति थी तो इससे कई तरह के फ्रेम क्वेश्चन कर सकता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका एक नाम मसौदा समिति है। मसौदा सबसे पहली बार तैयार करने का कार्य किसने किया था? बी एन राव। बी एन राव कौन थे? सांविधिक सलाहकार। लेकिन इस उसको उनके मसौदे को क्या किया गया? संविधान सभा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कौन कौन से इसमें सदस्य थे? नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक समझा देता हूं दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम तो याद ही रहेगा। इसके बाद इसके बाद जितने भी नाम हैं ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के नाम पे हैं। गोपाल भगवान कृष्ण का नाम था। सादुल्ला को छोड़ दीजिए, मोहम्मद सादुल्ला जी को छोड़ दीजिए। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम था। बीएल मित्र की जगह पे आए माधव राव। माधव भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। डीपी खेतान के नाम जगह पे कौन आए? कृष्णमाचारी। कृष्ण किसका? भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। अल्लाद कृष्णा स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। तो अगर आप देखें तो ज्यादातर नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से चालू होते हैं। तो इसलिए याद करना भी आपके लिए आसान होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर चूंकि इतने महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरा प्रारूप मसौदा तैयार किया था, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? संविधान का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का जनक। तो संविधान के जनक कौन थे? संविधान के जनक कौन थे दोस्तों? बी आर अंबेडकर साहब। ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? बी आर अंबेडकर साहब। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित दो चार फैक्ट्स और बता देते हैं दोस्तों। जैसे पहला, इसकी इसका गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ? तो गठन हुआ दोस्तों कब? 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। 1947 को। और इसकी पहली बैठक कब होती है? तो इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों अगले ही दिन, यानी कि 30 अगस्त। 30 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि बैठक गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। ठीक है। इसके अलावा इसकी टोटल बैठक कितनी हुई थी? कुल बैठक कितनी हुई थी? तो कुल बैठक कितनी हुई थी दोस्तों? कुल जो बैठक हुई थी वो हुई थी 141। 141 बैठकें हुई थी टोटल। इसको बनाने के लिए बैठकें हुई थी 141 बैठकें हुई थी इसको मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है। और पहली बार जो मसौदा बना के तैयार करके दिया गया, पहली बार मसौदा मसौदा जो बना के दिया गया वो कब दिया गया? तो जो पहला मसौदा था, पहला मसौदा प्रारूप समिति के द्वारा कब बना के दिया गया?
मसौदा दिया गया कब? 30 माफ करिएगा, 21 फरवरी, 21 फेब 1948, 21 फेब 1948। और जो अंतिम यानी कि लास्ट मसौदा जो दिया गया तैयार करके, लास्ट मसौदा जो तैयार हुआ वो कब हुआ? ये हुआ 4 नवंबर, 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को। ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। यहां एक चीज और बता दूं, जब ये अंतिम बार मसौदा तैयार हुआ और संविधान सभा के सामने रखा गया, तब भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स के लिए मांग हुई, बहुत सारे सुझाव आए। करीबन कहा जाता है कि 7,000 से ज्यादा सुझाव आए थे जो अंतिम मसौदा तैयार करके दिया गया था उसमें, यानी कि 7,000 से ज्यादा चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट आई। अमेंडमेंट का मतलब यही है ना, उसमें संशोधन करना, करेक्ट। और फाइनली इसमें कितने फिर संशोधन किए गए? तो अंतिम जो मसौदा था इसमें कुल जो संशोधन किए गए वो किए गए 2473, 2473 संशोधन किए गए। ये याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फटाफट एक बार क्विक प्रारूप के बारे में समझ लेते हैं। प्रारूप यानी कि मसौदा दोनों सेम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य है, ठीक है, रूपरेखा तैयार करने का कार्य है। पहली बार प्रारूप यानी कि मसौदा बनाने का प्रयास किसने किया था? B.N. राव ने किया था, जो कि सांविधिक सलाहकार भी थे संविधान सभा के। बाद में प्रारूप समिति बनी यानी मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। इस जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। और इसकी पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसमें कुल 141 बैठक होती हैं। और इसका जो पहला मसौदा बनके तैयार हुआ था 21 फरवरी 1948 को हुआ था। और जो अंतिम बार मसौदा बनके तैयार हुआ वो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। जब अंतिम बार मसौदा तैयार करके संविधान सभा के सामने रखा गया, उसमें भी दोस्तों 7,000 से ज्यादा सुझाव आए थे चेंजेस के लिए। लेकिन फाइनली कितने चेंज किए गए? 2473, ये नंबर याद रखना, 2473, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में, थोड़ी सी इसी कि वो संविधान सभा में कैसे पहुंचे, संविधान सभा में कैसे पहुंचे, ठीक है, कहां से चुने गए थे, तो ये पूछा जा सकता है। तो देखिए मेरी क्लास में मैं प्रयास करता हूं दोस्तों कि जितना डिटेल में हो सके मैं उसको उतना ही डिटेल में बात करूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट या ऊपरी नॉलेज दे दूं। प्रयास ये है कि अगर आपने मसौदा या प्रारूप समिति पढ़ा है, उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाए आप उसका आंसर कर पाओ, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, ठीक है। तो दोस्तों पहली बार जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव साहब, भीमराव साहब जो थे, भीमराव जी, इनको पहली बार इलेक्ट किया गया था कहां से? तो इनको पहली बार इलेक्ट किया गया था वेस्ट बंगाल से। कहां से? वेस्ट बंगाल से। अब चूंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्ट किया गया, संविधान सभा में चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, तो पार्टीशन के बाद इनकी सीट जो थी वेस्ट बंगाल वो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। जैसा कि आपको पता है पहले पाकिस्तान के दो पार्ट हुआ करते थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी करंट में है, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, जो कि अलग हो चुका है अब, ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जब विभाजन हुआ तो ये वेस्ट बंगाल वाली सीट चली गई बांग्लादेश, ठीक है। तो भीमराव साहब अम्बेडकर यहां से चुन के आए थे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि ये हुआ कि अगर इनको इनको तो संविधान सभा में ले ही जाना है, क्योंकि इनके बगैर संविधान बनाना तो बड़ा बड़ा कठिन काम है। आप समझ सकते हैं इनका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो फिर इनको मुंबई के, उस टाइम पे मुंबई नहीं हुआ करता था, बंबई हुआ करता था। बंबई की पुणे सीट से, पूना सीट से इनको फिर इलेक्ट किया गया। पूना सीट से इनको दोबारा इलेक्ट किया गया। और इसकी जगह पहले पूना सीट में कौन थे? तो पूना सीट में थे दोस्तों M.R.
एम आर जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर ने अपनी सीट छोड़ दी, एम आर जयकर ने अपनी सीट छोड़ दी। और इनकी एम आर जयकर की जगह पे कौन आ गए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वेस्ट बंगाल में भी पहले कौन थे? तो यहां पर थे एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इन्होंने अपनी सीट किसके लिए छोड़ी थी? बी आर अंबेडकर के लिए। और फिर यहां पर बी आर अंबेडकर साहब आए थे। ठीक है, तो पहली बार इनका इलेक्शन कहां से हुआ था? वेस्ट बंगाल की सीट से। लेकिन भारत पाकिस्तान के डिवीजन के बाद इनको दोबारा कहां से इलेक्ट किया गया? पूना सीट से। और पूना सीट पहले किसके पास थी? एम आर जयकर के पास। उन्होंने छोड़ा किसके लिए? बी आर अंबेडकर के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मसौदा समिति की। आशा करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट दूसरे समितियों की। तो चार समितियां ऐसी थीं जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे पहले प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब सुनिए इनके बारे में। तो दोस्तों कैसे याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को कि ये कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष थे? यहां पर मैं छोटी सी जानकारी बता दूं कि जो पहली तीन समितियां हैं ये प्रमुख समितियां हैं। ये क्या है? प्रमुख समितियां हैं। ठीक है, ये लघु समिति है। ये क्या है? लघु समिति है। मैंने इस समिति को भी यहीं पर डाला इसलिए ताकि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो समितियां हैं उसे आप अच्छी तरह से याद कर पाएं। सवाल में ये नहीं पूछता कि लघु समिति थी या ये बड़ी समिति थी। सवाल में तो पूछेगा कि इस समिति के अध्यक्ष या सदस्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है नाम। कैसे नाम याद रखना है? तो देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री राज्य और संघ का सर्वोसर्वा होता है। राज्य और संघ का सर्वोसर्वा होता है। उससे संबंधित जो फैसले होंगे कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेगा। इसलिए राज्यों से संबंधित समिति, ये पहली समिति कौन सी है? राज्यों की समितियां या राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए जो समिति थी, ये इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे याद रखना है। इसका काम क्या है? राज्यों की रिपोर्ट का समन्वय करना। करेक्ट है। दूसरी संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्र सरकार की संरचना और अधिकार क्या होंगे इसके बारे में ये कार्य कर रही थी। संघ यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स का मतलब यह था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन किया जाए। जैसे इसी के बेसिस पे बनाई गई क्या? राज्यवर्ती सूची, संघवर्ती की यानी केंद्रवर्ती सूची, और एक समवर्ती सूची। राज्यवर्ती सूची वह सूची थी जिसमें केवल राज्यों का अधिकार था। संघवर्ती सूची जिसमें संघ यानी कि केंद्र का अधिकार था। और एक सूची जो समवर्ती सूची बनाई गई जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने की। करेक्ट, समझ आई बात? तो राज्य और संघ से संबंधित जो भी समितियां आएंगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो राज्यों के समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति के सदस्य कौन? अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये तीनों प्रमुख समितियां तो आपको याद हो गई होंगी, राज्य और संघ से संबंधित। करेक्ट। अब बात करते हैं उद्देश्य एवं नीति मसौदा समिति। दोस्तों अगर आपको याद हो तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया था और किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1900 1946 को पेश किया था संविधान सभा में। पेश किया था, क्या किया था इस दिन? इन्होंने पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य यानी प्रस्ताव पास किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, पास नहीं किया था। पास कैसे कर सकते हैं? इन्होंने पेश किया था। और संविधान सभा ने दोस्तों संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट कब किया? पास कब कर दिया? तो ये पास किया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो समझिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? तो उद्देश्य का मसौदा किसने तैयार किया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप ये चारों समितियां आपको याद हो गई होंगी। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जहां पर संघ संघी आए उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, और उद्देश्य चूंकि उन्होंने ही पेश किया था इसलिए उद्देश्य एवं नीति मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन कहलाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कैसी समिति है? लघु समिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीन समितियां थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए जितने भी एक जैसे सरदार वल्लभ भाई से रिलेटेड जो समितियां हैं मैंने सबको एक साथ रखा है, इससे क्या है याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, प्रांतीय प्रांतों का काम, राज्य और संघ का काम कौन देख रहा था? प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो ये राज्यों के शासन की रूपरेखा, प्रशासन की रूपरेखा देखेंगे। ठीक है, किसकी? प्रांत। तो प्रांत संबंधित समितियां जो हैं उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा, जो एक सबसे बड़ी समिति थी, मुख्य समिति, एक थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक। ये दोनों प्रमुख समितियां हैं, दोनों क्या है? प्रमुख समितियां हैं, जबकि ये क्या है? माइनर समिति है। प्रांत से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड होंगे यानी कि अध्यक्ष होंगे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो समिति होगी इसके जो एडवाइजरी होंगे, एडवाइजरी कमेटी, क्या? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरिया थे। ठीक है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े प्रावधान के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक बात समझाइए, मैं एक ट्रिक समझाता हूं कि मान लीजिए अगर घर में किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है किसी को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो सलाह किससे लेंगे? आपको घर में कोई दिक्कत होती, सलाह किससे लेते हो? बड़े भाई से। किससे लेते हो? बड़े भाई। और यहां पर बड़े भाई कौन है? वल्लभ भाई। वल्लभ भाई याद रखिएगा, सलाह लेनी हो तो किससे लेते हैं? वल्लभ भाई से। ठीक है, अधिकारों के लिए। तो याद रखिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, जनजाति और क्षेत्र संबंधित जो अधिकार हैं, ये के इसके जो एडवाइजरी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूंकि ये बड़ी समिति थी, ये बड़ी समिति थी, तो इसकी दो उप समितियां भी बनाई गई थी। इसकी दो उप समितियां बनाई गई थी। एक थी मौलिक अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति, अधिकार की उप समिति, उप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, दूसरी अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति, अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। एच एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। ठीक है, एच सी मुखर्जी। तो याद रखिए, अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? एच सी मुखर्जी। और जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति क्षेत्र से संबंधित जो एडवाइजरी समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और इनकी दो उप समितियां बनी थी, एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, राज्यों के प्रमुखों के साथ समझौता समिति। आप देखिए, रियासतों का विलय, देसी रियासतों का विलय का कार्य किसने किया था? सभी जो राजा थे उन देसी रियासतों को मिलाने का, भारत में मिलाने का कार्य किसको कहा गया, किया दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसी के लिए इनका एक नाम पड़ा लौह पुरुष। क्या नाम पड़ा? लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष। समझ आई बात? लौह पुरुष। तो इसलिए राज्यों के प्रमुखों यानी जो रियासत हैं उनके जो प्रमुख हैं उनके साथ समझौता करने की वाली जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन होंगे?
लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो याद रखिए, किसी को एडवाइजरी लेनी है, सलाह लेनी है, किससे संबंधित, अधिकारों से संबंधित, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या अल्पसंख्यक अधिकार हो, चाहे जनजातियों के अधिकार हो, तो वो किसके पास जाएंगे, बड़े भाई यानी वल्लभ भाई पटेल के पास। प्रांत में राज्यों के शासन की रूपरेखा तैयार करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रियासतों को मिलाने का कार्य किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी राज्यों के प्रमुखों के साथ समझौता समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीन समितियां थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनमें से, ये आपकी ये आपकी प्रमुख समिति है। ठीक है, ये आपकी प्रमुख समिति है। बाकी ये क्या है, माइनर समितियां हैं। क्या है, माइनर समितियां हैं। चलिए बात करते हैं फटाफट। राष्ट्रीय ध्वज, दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज में आपको क्या समझना है, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि अभी कल 15 अगस्त होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे संबंधित हम ध्वज के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी दे देते हैं। अभी आपको बता दिया कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। यहां पर देख लीजिए, इसमें इनको क्या कार्य दिया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारण करना, राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारण करना। अब थोड़ा सा ध्वज के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों, ध्वज कब अंगीकार किया गया था, जो अभी हमारा करंट ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, कब इसको अंगीकार किया गया था। तो ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, याद रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा सा, दो चीजें हैं दोस्तों यहां पर, एक होता है ध्वज से जब बात हम करते हैं ना, ध्वज से संबंधित, तो थोड़ा सा इसका इतिहास समझिए। ध्वज एक होता है ध्वजारोहण, एक होता है ध्वजारोहण, 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 और एक होता है ध्वज फहराना, ध्वज फहराना, ध्वज फहराना, फहराना। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग, फ्लैग होइस्टिंग, और इसे बोला जाता है फ्लैग अनफ्लर्ड, फ्लैग होइस्टिंग, फ्लैग अनफर्ड। ये कब, ध्वजारोहण कब होगा, 15 अगस्त को। कब होगा, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। ठीक है, पहली बार कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, लाल किला। ये कहाँ होता है, लाल किला में। कहाँ होता है, लाल किला में, ध्यान रखिए। तो ध्वजारोहण कहाँ किया जाता है, फ्लैग होइस्टिंग कहाँ होती है दोस्तों, लाल किला में होती है। कहाँ होती है, लाल किला में। कब, 15 अगस्त को, हर एक 15 अगस्त को लाल किला में ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक जो मतलब रॉड होगा, यहां पर आपका बांधा जाएगा फ्लैग, और फ्लैग को रस्सी के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाएगा। 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को यह ध्वजारोहण हुआ था, तब ब्रिटिशर्स फ्लैग नीचे आया था और हमारा फ्लैग ऊपर गया था। क्या शो कर रहा है, उगता हुआ सूरज। यानी आपको क्या देख रहे हो कि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। ठीक है, और ध्वज फहराया कब जाता है, 26 जनवरी को। कब, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है और पहली बार। ठीक है, ध्वज फहराया कब जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, और ये कब, 26 जनवरी पहली बार, 26 जनवरी 1950। और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, लाल किले से ध्वजारोहण कौन करता है, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है, प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को जो ध्वज फहराया जाता है, ध्वज फहराना, ठीक है, ध्वज फहराना, फहराया जाता है। ठीक है, तो ध्वज फहराना, ध्वज फहराना ये कब होता है, 26 जनवरी को। कहां होता है, कर्तव्य मार्ग पर। कहां होता है, कर्तव्य, कर्तव्य मार्ग। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था बेटा, राजपथ। क्या नाम था, राजपथ। और उससे भी पहले क्या नाम था इसका, किंग्स वे। क्या नाम था, किंग्स वे। पहले
अंग्रेजों के टाइम पे क्या बोलते थे, किंग्स वे, ठीक है, जहां राजा आता था, ठीक है। फिर राजपथ नाम हुआ, और इसको जब बीजेपी गवर्नमेंट अभी आई तो इसका नाम क्या हो गया, कर्तव्य मार्ग। क्या हो गया, कर्तव्य पथ, कर्तव्य मार्ग या कर्तव्य पथ, ठीक है। तो 26 जनवरी को ध्वज फहराया कहां जाता है, कर्तव्य मार्ग पर, यानी कि 26 जनवरी को यहां। और फहराता कौन है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, 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 ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इतनी जानकारी, ठीक है। ध्वज पहली बार, राष्ट्रीय ध्वज कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसके और ये ध्वज, ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को, ध्वज फहराया जाता है 26 जनवरी को, लाल किला से ध्वजारोहण होता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, जबकि कर्तव्य मार्ग, राजपथ कह लीजिए, किंग्स वे कह लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा ध्वज फहराया जाता है। ध्वज फहराने में क्या होता है, ऑलरेडी ऊपर जो है वो बधा होता है, क्या मतलब ध्वज हमारा ऊपर बधा होता है फूल वूल लगा के, और बस रस्सी खींच दी जाती है, और वो ध्वज फहरा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर दोस्तों, यहां तक बात समझ आ गई। तो अब बात करते हैं आगे। अच्छा, ध्वज का हमारा रेशियो क्या है, तो आप सबको पता है ध्वज 3 कलर का है हमारा, ठीक है। और ऊपर बीच में जो चक्र बना होता है, इसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, कितना, 24 तीलियां हैं, 24 है। 24 तीलियों का मतलब है कि हमारा 24 घंटे, मतलब ये कंटिन्यूटी का एक बताता है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें एक और चीज, ठीक है, ये हो गया आपका, चलिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आई थिंक सफिशियंट है। अच्छा, इसका रेशियो क्या है, रेशियो ध्वज का क्या है, लंबाई चौड़ाई का, तो इसका रेशियो क्या है दोस्तों, रेशियो है विड्थ और लेंथ की अगर बात करें तो 2:3 है, और अगर लेंथ और विड्थ की बात करोगे तो कितना आएगा, 3:2, ठीक है। तो क्या पूछा है, विड्थ लेंथ में पूछा जाएगा तो कितना, 2:3 है। लेंथ विड्थ में, लेंथ ऑब्वियसली बड़ी है, विड्थ कम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशियो क्या है, 2:3 है, 2:3 के उसमें अनुपात में हमारा झंडा बनाया गया है। चलिए फटाफट याद करते हैं कि कमेटियों के नाम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने। पहले प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इनको क्या बनाया गया, 24 जैन 1950 को इनको राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। तो चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहां पर जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा उसके क्या क्या कार्य होंगे दोस्तों। तो पहले, संविधान सभा में नियम कौन बनाएगा, जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो रूल्स प्रोसीजर कौन तैयार करेगा, संविधान सभा का कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद। इसको क्रियान्वयन, संचालित करने का कार्य कौन करेगा, क्रियान्वयन या संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। जो संविधान सभा है उसको संचालित करने का कार्य कौन करेगा, जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो याद रखिए, कैसे याद करेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहली बात, अध्यक्ष कब बनाए गए थे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष, पहली संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, कब, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद, कौन थे, सच्चिदानंद थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस मीटिंग के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 को अब जो दूसरी मीटिंग होती है, इस दिन स्थायी स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, करेक्ट। तो कैसे याद रखेंगे, अध्यक्ष, अध्यक्ष का काम क्या है, संविधान सभा के नियम बनाना और संचालन करना। तो नियम की समिति होगी संविधान सभा नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति या क्रियान्वयन समिति या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जो अध्यक्ष होगा सभा का वही तो ध्वज फहराएगा,
जो अध्यक्ष होगा सभा का जो अध्यक्ष होगा वही ध्वज फहराने का काम करेगा, वही ध्वजारोहण का काम करेगा। तो दोस्तों ध्वज से संबंधित जो कमेटी है, फ्लैग कमेटी यानी कि ध्वज कमेटी जो है, इसके अध्यक्ष, फ्लैग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई दोस्तों? ठीक है, तो याद करिए, अध्यक्ष थे तो संविधान सभा के नियम बनाएंगे, अध्यक्ष थे तो संचालन करेंगे, संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष थे तो ध्वज भी फहराएंगे यानी ध्वज समिति के अध्यक्ष हो गए, और अध्यक्ष हैं तो जो वित्त एवं कर्मचारी समिति है, फिनांस एंड स्टाफ कमेटी, स्टाफ को फाइनेंस यानी वित्त यानी पैसा कौन देगा? वो अध्यक्ष देंगे। ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। तो ये चारों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आई होप आपको रिलेट करके याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु समितियां, उससे पहले भी मैंने लघु समितियां कौन कौन थी मैंने समझा दिया था। और लघु समितियां कौन सी हैं? एक है आवास, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, आवास यानी जगह, घर जहां बनेगा, जगह लोगे, जमीन पे बनेगा, और जमीन का क्या होता है? पट्टा होता है। जमीन का क्या होता है दोस्तों? पट्टा। और पट्टा से याद रखिए पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया कौन से कमेटी के अध्यक्ष थे? तो याद रखिए आवास, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी करेक्ट है, सदस्यों के आवास की व्यवस्था करता था। क्लियर है? तो पट्टा से याद रखिए पट्टाभी, पट्टाभी से पट्टा किसका? आवास का होगा। चलिए, संविधान पर प्रेस मान्यता। संविधान पर जो प्रेस मान्यता समिति थी, इसके अध्यक्ष जो प्रेस में कार्य करेगा, प्रेस के लिए प्रावधान कार्य करना था, तो संविधान पर प्रेस मान्यता समिति के अध्यक्ष कौन थे? UN मुखर्जी। अब सुनिए कैसे याद करना है। जो व्यक्ति प्रेस से संबंधित होगा, न्यूज एंकर होगा, वो क्या होगा? मुखर होगा। क्या होगा? मुखर होगा, यानी बोलने वाला होगा। और मुखर से याद रखिए मुखर्जी, मुखर से याद रखिए मुखर्जी। तो मान्यता समिति, प्रेस मान्यता समिति, प्रेस मान्यता समिति के अध्यक्ष, प्रेस यानी कि एंकर, एंकर का काम है मुखर होना, और मुखर से याद रखिए मुखर्जी। भाषा समिति, भाषा समिति, भाषा समिति के अध्यक्ष दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैं आप बता दूं, कहीं मिलता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और कहीं पर कहा जाता है भाषा समिति का मतलब यहां पर दोस्तों यह है कि संविधान का हिंदी अनुवाद। दोस्तों संविधान के बारे में थोड़ा सा बता दूं, संविधान लिखा किसने था? तो संविधान लिखने का कार्य है ना, तो लिखने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी। लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? लेखक, संविधान जो मूल संविधान है, मूल संविधान के लेखक कौन थे? और एक चीज, मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, किसमें लिखा गया था? अंग्रेजी में। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, और इसके लेखक थे प्रेम नारायण, प्रेम नारायण, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण, नारायण रायजादा, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण, सब अगर देखो सब कृष्ण से संबंधित है। प्रेम मतलब भगवान कृष्ण ने ही प्रेम फैलाया था दुनिया में। बिहारी, बिहारी भी कृष्ण को ही नाम, कृष्ण का ही नाम है। नारायण भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आप याद रखिएगा। और जो मूल संविधान था, इसकी हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों डॉक्टर रघुवीरा ने, डॉक्टर रघुवीरा, डॉक्टर रघुवीरा। ठीक है, तो डॉक्टर रघुवीरा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और कहा जाता है कि जो हिंदी अनुवाद था, इस कमेटी की देखरेख किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, प्रसाद की अध्यक्षता में। तो देख लीजिएगा, इसमें वैसे तो हमने कई जगह देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इनकी अध्यक्षता में हुआ था, बट मैंने कई जगह ये भी देखा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी इसके अध्यक्ष माने गए हैं। अच्छा, एक तो भाषा समिति थी। भाषा समिति किसके लिए है? संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। यहीं पर एक बता दूं, एक भाषा का आयोग बना था, भाषाई प्रांतों का आयोग। इससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई प्रांतों का आयोग, भाषाई प्रांतों का आयोग, आयोग, इसके अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्ष थे इसके S के धर, S
के धर, एस के धर इसके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांतों के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। और इसी आयोग के रिकमेंडेशन में जो राज्य हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिनका भाषा के आधार पर क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, जिनमें से पहला पहला स्टेट कौन सा जिसका भाषा के नाम पर विभाजन हुआ है? वह है आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो भाषाई प्रांतों का आयोग समिति जो बनी थी वो अलग है, उसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। ठीक है, जबकि भाषा समिति जिसमें संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करने का कार्य किया गया था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए। उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र समिति जो बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई, गोपीनाथ बरदोलोई। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कार्य समिति, या इसे प्रकार्य समिति भी बोला गया है, प्रकार्य समिति, प्रकार्य समिति, प्रकार्य समिति। ठीक है, प्रकार्य समिति। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा के कार्य समिति यानी संविधान सभा के कार्यों को परिभाषित करना और कार्यवाही को सुचारू रूप से करना, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलांकर थे। कौन थे? जेबी मावलांकर। प्रकार्य समिति के अध्यक्ष या संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलांकर थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति जो बनाई गई थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? यस बरदाचारी, यस बरदाचारी। और नागरिकता कौन से भाग में दिया है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। ये उससे रिलेटेड था, थोड़ा सा मैंने समझा दिया। तो नागरिकता पर तदर्थ समिति बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष हैं एस बरदाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष भी यस बरदाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय की जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? यस बरदाचारी थे। प्रमाण पत्र या क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल कमेटी, या इसे साख समिति भी बोला गया है, साख समिति। ठीक है, साख समिति, साख समिति। ठीक है, साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णमा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आदेश पत्र, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस में इसमें दोस्तों जब संविधान सभा थी, उसमें कौन से कार्य को किस ऑर्डर में लाना है, कौन से कार्य को किस ऑर्डर में रखना है संविधान सभा में, ये काम कौन देख रहा था? आदेश पत्र समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी देख रही थी, जिसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, और एक दोस्तों विशेष समिति बनाई गई थी, स्पेशल कमेटी, जिसके कोई खास अध्यक्ष नहीं थे। इस कमेटी का काम यह था कि जो कार्य किसी भी कमेटी को असाइन नहीं हुआ है, उस कार्य को ये विशेष कमेटी यानी स्पेशल कमेटी करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज कमेंट करके भेजिए, और सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू सो मच।